सर्वानंद नाम का एक ऐसा चोर जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जिस जगह पर किराए के तौर पर रहता है उसी लैंडलेडी के घर पर गहनों की बहुत बड़ी चोरी कर लेता है। और तो और इस केस में खुद न फंसने के लिए अपने एक पड़ोसी लड़के को उसमें फंसाने का प्लान बनाता है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे कि सर्वानंद ने चुराए हुए गहने उसके लॉकर से ही गायब हो जाते हैं और पुलिस फिर से चोर की तलाश में लग जाती है। तो दोस्तों, सर्वानंद अपने गहनों को कैसे वापस हासिल करेगा और क्या वो पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से फरार हो जाएगा या फिर खुद ही इस केस में फंस जाएगा, यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस थ्रिलर कहानी में जिसका नाम है जीवी। दोस्तों, चोरी की ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस कहानी के एंड में आपको बहुत जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सर्वानंद, जो कि फिलहाल चेन्नई में होता है। और सर्वानंद हमें यहाँ पर अपने फ्लैशबैक के बारे में बताया जाता है कि 1 साल पहले सर्वानंद अपने गांव में एक बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। सर्वानंद के घर पर उसकी बड़ी बहन, उसके पिताजी और उसकी माँ रहती है। सर्वानंद ने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली होती है लेकिन वो जॉब नहीं करता, बस ऐसे ही दिन भर आवारागरी करता है और अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है और तो और किसी के साथ लड़ाई करने में भी पीछे नहीं हटता। लेकिन दोस्तों, सर्वानंद को बहुत ही अच्छी आदत होती है और वो आदत है कि बुक्स रीडिंग करना। और उसी तरह से हमें यहाँ पर सर्वानंद की कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। मतलब कि सर्वानंद एक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा होता है, लोगों से एक कदम आगे की सोचता है। ऐसे ही एक दिन सर्वानंद अपने घर के पीछे जब सिगरेट पी रहा होता है तब यही चीज उसके फादर देख लेते हैं और उसके पिताजी सर्वानंद से कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, इसे बर्बाद मत करो। मतलब कि इस तरह के पॉजिटिव विचार रखने वाला उसका पिताजी होता है और उसके पिताजी ना उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालते हैं और ना ही उसे कोई काम करने के लिए बोलते हैं। लेकिन अब एक दिन जब सर्वानंद और उसके पिताजी खाना खा रहे होते हैं तो सर्वानंद की माँ उसे बहुत ज्यादा गालियां देने लगती है कि वो दिन भर घर में ही पड़ा रहता है और कुछ काम भी नहीं करता। तब सर्वानंद के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। तो अब सर्वानंद की माँ ने सर्वानंद को बहुत ज्यादा डांट दिया था, इसलिए वो कुछ जॉब करने के लिए चेन्नई आता है। अब चेन्नई आकर उसे 1 साल बीत जाता है, लेकिन इस 1 साल के अंदर उसने न जाने कितने जॉब्स बदल दिए होते हैं। कभी वो वॉचमैन बनता तो कभी पेट्रोल पंप पर काम करता। लेकिन फाइनली अब सर्वानंद एक जूस की दुकान पर काम करने लगता है और इस जॉब को ना छोड़ने के उसके पास 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये कि उसका फ्रेंड जिसका नाम होता है मनी, वो भी उसी होटल में चाय बनाने का काम करता है। और दूसरी वजह यह है कि उसके शॉप के ही सामने ही एक दूसरी शॉप होती है और उसी शॉप में उसकी गर्लफ्रेंड काम करती है। उस लड़की का नाम होता है आनंदी। अब 2 दिन हो चुके होते हैं लेकिन आनंदी ने अपनी शॉप ओपन नहीं की थी, इसलिए सर्वानंद आनंदी को कॉल करते रहता है लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। अब यहाँ से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर हम आनंदी और सर्वानंद को देखते हैं। सर्वानंद आनंदी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और ऐसे एक दिन वो उसे प्रपोज भी कर देता है। आनंदी उसके प्यार को कबूल करती है और फिर ये दोनों बहुत ही खुशी खुशी चेन्नई घूमने लगते हैं, शॉपिंग करते हैं, मजे करते हैं। खैर, अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वानंद और उसका दोस्त मनी, ये दोनों लक्ष्मी नाम की बंदी के घर पर किराए के तौर पर रहते हैं। एक दिन लक्ष्मी, मतलब कि उस घर की ओनर, सर्वानंद और मनी को एक कबर्ड को ऊपर लाने के लिए मदद मांगती है। तो ये दोनों उस कबर्ड को लाकर लक्ष्मी के घर के अंदर रख देते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लक्ष्मी की एक बेटी है जिसका नाम है कविता और वो अंधी होती है। कविता उसकी शादी के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रही होती है और लक्ष्मी के हस्बैंड के बारे में बात करें तो वो अपाहिज होता है, दिन भर अपने बेड पर ही लेटा रहता है। खैर, अब यहाँ पर 2 दिन के बाद आनंद अपनी शॉप को ओपन करती है। सर्वानंद जैसे आनंद को देखता है वो फौरन उसके पास चला जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम 2 दिन तक कहाँ थे, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। आनंदी के साथ बात करने पर उसे पता चलता है कि आनंदी की शादी तय हो चुकी है और अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब जो भी प्यार था वो सब खत्म, क्योंकि सर्वानंद के पास ना कोई अच्छी जॉब होती है ना अच्छी इनकम। और अब आनंदी की बातों को सुनने के बाद बेचारे सर्वानंद का तो दिल ही टूट जाता है और फिर वो अपने दोस्त मनी को लेकर एक बार में आ जाता है दारू वगैरह पीने के लिए। अब सर्वानंद यहाँ पर डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा, वो वापस अपने गांव चला जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मी को शादी का सामान खरीद कर ऑटो का इंतजार कर रही होती है। तभी उसी रास्ते से इब्राहिम नाम का एक बंदा गुजर रहा होता है और दोस्तों, इब्राहिम भी लक्ष्मी का ही किराएदार होता है। लक्ष्मी को देखकर वो उसे अपने बाइक पर बिठा लेता है ताकि वो उसे उसके घर पर छोड़ सके। अब ये दोनों रोड से जा रहे होते हैं लेकिन अचानक उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है जिसकी वजह से ये दोनों बाइक से नीचे गिर जाते हैं और लक्ष्मी के बैग के अंदर जो सामान होता है वो इधर उधर बिखर जाता है। अब वो सारा सामान समेटने के बाद इब्राहिम लक्ष्मी को उसके घर पर छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लक्ष्मी को ये बात पता चलती है कि इसके बैग के अंदर जो पर्स था वो वहाँ पर नहीं है
तो इब्राहिम अपनी बाइक लेकर वापस से उस जगह पर देखने के लिए चला जाता है, मतलब कि उस जगह पर उसका पर्स गिरा हो सकता है। तो वही इस तरफ सर्वानंद और मणि ये दोनों शराब पी के अपने रूम पर जा रहे होते हैं। तो सर्वानंद अपनी माँ को कॉल करके ये बताने लगता है कि माँ, मैं ये जॉब छोड़ने वाला हूँ और उसके बाद मैं वापस गाँव आना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा डांटने लगती है और सर्वानंद के पिताजी खांसते हुए कहते हैं कि बेटा, अब हमारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। और ये डायलॉग सुनने के बाद सर्वानंद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वो अपना फोन नीचे पटक देता है, जिससे कि उसके फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके अगले पर सर्वानंद को रियलाइज होता है और वो फिर से अपने फोन को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी सर्वानंद को लक्ष्मी का गिरा हुआ वो पर्स नजर आता है। जब सर्वानंद उस पर्स को ओपन करके देखता है तो उसके अंदर कुछ पैसे और एक चाबी होती है। अब वहाँ से कुछ दूर आने के बाद सर्वानंद और उसका दोस्त मणि सुसु करने लगते हैं और तभी उस रास्ते से इब्राहिम गुजर रहा होता है। अब मणि इब्राहिम को नहीं देखता, लेकिन सर्वानंद इब्राहिम को देख लेता है। खैर, अब यहाँ पर घर पर आने के बाद हम देखते हैं कि मणि ऊपर जा रहा होता है अपने कपड़े लाने के लिए। तो तभी लक्ष्मी मणि को रोककर कहती है कि ऊपर हमारे भी कुछ कपड़े हैं, उससे भी ला दो। जब मणि सारे कपड़ों को लेकर नीचे आता है तो मणि लक्ष्मी और उसके हस्बैंड की बातें सुनता है कि लक्ष्मी ने उसके कबर्ड की चाबी कहीं पर खो दी है। उसके बाद मणि जब अपने रूम में जाता है तो सर्वानंद ये देखता है कि मणि अपने कपड़ों के साथ साथ इब्राहिम का शर्ट भी लेकर आया है। सर्वानंद गुस्से में आकर मणि से कहने लगता है कि तुम्हें ये शर्ट लाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें शर्ट को ऊपर ही रख दो। और अब इसी बातों में मणि सर्वानंद को बताने लगता है कि लक्ष्मी और उसका हस्बैंड कुछ बातें कर रहे थे, तब मैंने सुना कि लक्ष्मी ने अपने कबर्ड की चाबी कहीं गुमा दी है। अब ये सुनने के बाद सर्वानंद अपनी जेब से उस चाबी को निकालता है। अब सर्वानंद को यहाँ पर ये कंफर्म नहीं होता कि ये चाबी लक्ष्मी के कबर्ड की है। तो थोड़ी देर बाद सोचने के बाद सर्वानंद को ये बात याद आती कि जब ये दोनों सुसु कर रहे थे तब उन्होंने वहाँ पर इब्राहिम को देखा था जो उनके पीछे से गुजरा था और शायद वो वहाँ पर उसी चाबी को ढूंढने के लिए गया था। और अगर ये चाबी लक्ष्मी के कबर्ड की ही है तो सर्वानंद लक्ष्मी के गहनों को चुराने का प्लान करता है और उसी तरह से सर्वानंद इस केस में इब्राहिम को फंसाने का प्लान बनाता है। अब क्योंकि इन दोनों के पास इब्राहिम की शर्ट थी तो सर्वानंद इब्राहिम की शर्ट का एक बटन और छोटा सा टुकड़ा फाड़ लेता है ताकि वो सबूत के तौर पर वहाँ पर रख सके और पुलिस का ध्यान उस पर जाए और पुलिस इब्राहिम को पकड़ ले, जिससे कि उस चोरी से ये लोग बच जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन लोगों ने गहनों को चुरा लिया तो वो उसे कहाँ पर रखेंगे। तब सर्वानंद मणि को बताने लगता है कि ये दोनों उस गहनों को बस स्टॉप पे किसी लॉकर में रखेंगे और उसके कुछ दिन बाद वो उसकी जगह को चेंज कर देंगे ताकि पुलिस को उनके ऊपर शक न हो। अब सर्वानंद का पूरा प्लान सुनने के बाद भी मणि को कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन सर्वानंद मणि को समझाने लगता है कि देख, ऐसा चांस हमें जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमें इस चांस का यूज कर लेना चाहिए। खैर, उसके दिन ये दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस दिन ये दोनों शराब नहीं पीते, बस इधर उधर घूमते रहते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं और शाम होने का इंतजार करते रहते हैं ताकि लक्ष्मी अपने घर से बाहर चली जाए और सर्वानंद उसके घर के अंदर एंटर हो सके और उन गहनों को चुरा कर वहाँ से भाग जाए। लेकिन तभी सर्वानंद के घर से उसे कॉल आता है और उसकी माँ रोते हुए उसे कहने लगती है कि बेटा, तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग गई और ये न्यूज सुनने के बाद तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है। मैं तुम्हारे पिताजी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, तुम फौरन गाँव आ जाओ। ये सुनने के बाद सर्वानंद अपने बैग को पैक कर लेता है अपने गाँव जाने के लिए और तभी उसी वक्त लक्ष्मी और उसकी बेटी और कुछ लोग मंदिर जा रहे होते हैं पूजा पाठ करने के लिए। वो सारे लोग जाने के बाद सर्वानंद अपने गांव जाने के बजाय वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकता है और सोचने लगता है कि क्या वो ये चोरी करे या ना करे। लेकिन फाइनली सर्वानंद लक्ष्मी के घर के अंदर चला ही जाता है और लकीली उसी चाबी से वो कबर्ड भी ओपन हो जाता है। अब सर्वानंद अपने हाथ में रुमाल बांधकर उन गहनों को ढूंढने लगता है और उसी घर में लक्ष्मी का पति सो रहा होता है, लेकिन सर्वानंद बिना आवाज किए अपना काम करते रहता है और फाइनली सर्वानंद को वहाँ पर गहने मिल ही जाते हैं। वो उन गहनों को लेने के बाद उस इब्राहिम के शर्ट और बटन का टुकड़ा वहीं पर रख देता है और सारा काम खत्म करने के बाद सर्वानंद नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर मणि उसको बताता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। तो सर्वानंद उन गहनों को अपने बैग में रखकर अपने गाँव जाने लगता है। यहाँ इस तरफ मणि लक्ष्मी को सर्वानंद के फादर के बारे में बताता है कि उसके फादर नहीं रहे, इसलिए वो अपने घर पर चला गया है। और यहाँ उसके दूसरे दिन लक्ष्मी और उसकी फैमिली को ये बात पता चलती है कि उसके घर में चोरी हो चुकी है, मतलब कि लक्ष्मी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो गहने छुपा कर रखे थे अब वो चोरी हो गए हैं। अब थोड़ी देर के बाद एक पुलिस वाला लक्ष्मी के घर पर आता है और उस कबर्ड की तलाशी लेने लगता है। तभी उन्हें वहाँ पर इब्राहिम के शर्ट का टुकड़ा और एक बटन मिल जाता है और इसी बलबूते पर पुलिस वाले इब्राहिम को अरेस्ट करके ले जाते हैं। यहाँ इस तरफ सर्वानंद अपने घर पर पहुंच जाता है अपने फादर का अंतिम संस्कार करने के लिए। तभी वहाँ पर अपने पिताजी को देखने के लिए सर्वानंद की बड़ी बहन आ जाती है, लेकिन सर्वानंद की माँ उसे अंदर आने नहीं देती क्योंकि उसने भागकर शादी की थी और उसी की वजह से उसके पति को हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन यहाँ पर सर्वानंद अपनी माँ को समझाता है और अपने बहन को घर के अंदर ले लेता है।
यहाँ इस तरफ पुलिस वाले मनी को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसे उसके फ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं, मतलब कि सर्वानंद के बारे में। उसके बारे में जानने के बाद पुलिस वाले अपने एक आदमी को सर्वानंद के घर पर भेज देते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि सच में सर्वानंद के फादर की डेथ हुई है या नहीं। तो उसी तरह से वो पुलिस वाला बंदा चेन्नई को कॉल करके बताता है कि जी हाँ सर, ये बात सच है, उसके फादर की डेथ हुई है और इसलिए वो यहाँ पर आया है। खैर, अब उसके 2 दिन बाद सर्वानंद वापस चेन्नई में आता है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मनी उसे बताने लगता है कि तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही पुलिस इब्राहिम को अरेस्ट करके ले गई, लेकिन एक ही दिन के बाद इब्राहिम बेल पर बाहर आ गया। उसके बाद मनी सर्वानंद से उन गहनों के बारे में पूछने लगता है, क्या तुमने उन गहनों को सही सलामत लॉकर में रखा है ना? तो सर्वानंद कहने लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ पर रखना सेफ नहीं है, इसलिए मैंने उन गहनों को अपने पिताजी के फोटो के नीचे ही दफन करके रखा है। वो गहने वहाँ पर रहेंगे तो किसी को भी शक नहीं होगा। अब उसके बाद सर्वानंद मनी को अपने घर के बारे में बताने लगता है कि सर्वानंद की बहन और उसका पति अब सर्वानंद के घर पर ही रहते हैं और उसी तरह सर्वानंद की बहन अब प्रेग्नेंट भी है। खैर, अब उसके दूसरे दिन सर्वानंद और मनी ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस पुलिस वाले ने हर एक बंदे का फोन ट्रैकिंग पर रखा होता है। जब ये पुलिस वाला मनी से पूछने लगता है कि उसका फोन कहाँ पर है, तो मनी पुलिस वालों को बताने लगता है कि उसका फोन 2 दिन पहले कहीं पर गुम हो गया है। तो इसलिए भी दोनों मनी के लिए एक नया फोन खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक सस्पेंस रिवील होता है कि जब सर्वानंद अपने गांव पर जा रहा था तो सर्वानंद ने मनी के पास से उसका फोन ले लिया, क्योंकि जैसा कि हमें पता है सर्वानंद एक कदम आगे सोचता है। सर्वानंद को अच्छे तरीके से पता था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगी, तो पुलिस को भटकाने के लिए सर्वानंद मनी का फोन लेता है। तो पुलिस को भटकाने के लिए सर्वानंद मनी का फोन ले लेता है और उस फोन को हमेशा ऑन रखता है और 1-2 बार अपने फोन से उससे कॉल करता है। और एक दिन पहले सर्वानंद मनी के फोन को कहीं पर फेंक देता है, क्योंकि मनी बहुत ज्यादा डरपोक बंदा होता है और हो सकता है कि मनी डर के मारे अपना सच पुलिस वालों को ही ना बता दे, इसलिए सर्वानंद ने ये काम किया था। खैर, अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। उस दिन रात को लक्ष्मी सर्वानंद को अपने घर पर बुलाती है और सर्वानंद को अपने बारे में बताने लगती है कि लक्ष्मी की लव मैरिज हुई थी, उसने अपने घर से भागकर अपने पति से शादी कर ली। लक्ष्मी के बारे में सुनने के बाद लक्ष्मी के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए और उसके बाद लक्ष्मी के भाई ने लक्ष्मी को सहारा दिया, उसे अपने घर में वापस बुला लिया और तब जाकर कहीं पर लक्ष्मी और उसकी फैमिली स्टेबल हो पाई। अब लक्ष्मी की कहानी सुनने के बाद सर्वानंद अपनी कहानी के बारे में याद करने लगता है, मतलब कि उसकी जिंदगी में भी ठीक ऐसा ही हुआ है। उसके बाद लक्ष्मी सर्वानंद को बताने लगती है कि मेरा भाई फिलहाल सिंगापुर में रहता है और वो कल चेन्नई आ जाएगा। अगर वो तुम लोगों से कुछ पूछताछ करे तो प्लीज तुम बुरा मत मान लेना। खैर, अब उसके दूसरे दिन जब सर्वानंद अपनी दुकान पर जाता है तो वहाँ पर एक टकला बंदा हमेशा सर्वानंद की दुकान पर आता रहता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये बंदा एक स्पाई है, मतलब कि पुलिस वालों का इन्फॉर्मर। तो सर्वानंद अपने बचाव में उस बंदे से कुछ सवाल पूछने लगता है। पहले सर्वानंद इस बंदे से कहने लगता है कि हमारे लैंडलेडी के घर पर चोरी हुई है, अगर पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई तो ये केस किस तरह से सॉल्व हो सकता है। वो बंदा सर्वानंद से कहने लगता है कि देखो सर्वानंद, अगर तुमने यही सवाल किसी और से पूछा होता तो वो लोग तुम पर ही शक करने लगेंगे। मैं उस पुलिस वाले को जानता हूँ, वो एक बहुत ही घमंडी किस्म का बंदा है। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने लगे ना तो वो पुलिस वाला तुम जैसे मासूम लोगों को फंसाकर इस केस को क्लोज कर देगा। तो तुम ज्यादा उस पुलिस वालों से बात मत करो। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, लेकिन क्यूरियोसिटी किल्स द कट। अब उसके बाद सर्वानंद को उसकी बहन कॉल करती है और वो उसे बताते हैं कि आज वो एक ज्योतिष से मिलने के लिए गई थी और उन्होंने कहा कि मुझे बेटी हो सकती है। और ये बात सुनने के बाद सर्वानंद तो शॉक रह जाता है और उसे लक्ष्मी के बारे में याद आने लगता है, क्योंकि लक्ष्मी की भी एक बेटी है। खैर, अब उसके दूसरे दिन लक्ष्मी का भाई जिसका नाम होता है कातिर, वो इंडिया आ जाता है और वो यहाँ पर आते ही फौरन सर्वानंद के और मणि के रूम में घुस जाता है, लेकिन लक्ष्मी अपने भाई को समझाकर उसे थोड़ा शांत करती है। अब उसी दिन जब सर्वानंद और मणि ये दोनों अपनी शॉप पर जा रहे होते हैं तो उनका शॉप ओनर उनको फोन करके ये बात बताता है कि आज दुकान बंद रखो। और तभी वहाँ पर बस स्टैंड पर आनंद आती है। वो सर्वानंद को देखती है और उससे कहने लगती है कि सर्वानंद, मेरी शादी टूट गई। मैं जिससे शादी करने वाली थी वो बंदा किसी और लड़की से प्यार करता था। अब मुझे समझ में आया कि असली प्यार का मतलब क्या होता है। लेकिन सर्वानंद आनंदी को कुछ ज्यादा भाव नहीं देता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब उसी दिन रात को कातिर इन दोनों को अपने घर पर बुलाता है और इन दोनों से माफी मांगने लगता है, क्योंकि आज सुबह वो उनके ऊपर बिना सोचे समझे टूट पड़ा, उनसे झगड़ने लगा था। इसके लिए वो सॉरी कहता है। अब उसके दूसरे दिन एक कांस्टेबल जब मणि को पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है तो ये चीज सर्वानंद देख लेता है और तभी सर्वानंद के दिमाग में एक प्लान आता है और वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही सर्वानंद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो उस पुलिस वाले के पास एक झूठी कंप्लेंट करने लगता है कि सर्वानंद कुछ दिनों से एक बंदे को नोटिस कर रहा था जो हर वक्त लक्ष्मी के घर की तरफ देखता रहता था, लेकिन अब वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा।
अब उसी तरह से पुलिस वाले लक्ष्मी के घर पर जितने भी लोग किराए के तौर पर रहते हैं उन लोगों के घरों में पुलिस वालों को भेजता है और उनके घर की तलाशी लेने के लिए कहता है। तो ऑफ कोर्स वो पुलिस वाले मणि के घर पर भी जाते हैं और उसकी भी तलाशी लेते हैं। उसी तरह से वो सर्वानंद के घर पर भी जाते हैं, लेकिन इस पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता और तभी वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है और इन पुलिस वालों को डांटने लगती है और इनके किराएदारों को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि लक्ष्मी को लग रहा था कि इनमें से कोई भी उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अब उसके बाद सर्वानंद और मणि ये दोनों किसी दुकान के पास आकर चाय पी रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक जर्नलिस्ट आता है जिसका नाम होता है सतीश। और दोस्तों ये सतीश भी लक्ष्मी का ही किराएदार होता है। सतीश को देखने के बाद अब सर्वानंद के दिमाग में एक और आइडिया आता है और सर्वानंद उससे कहने लगता है कि उस पुलिस वाले ने इनके ऊपर जबरदस्ती की, इनके ऊपर चोरी का छोटा इल्जाम लगा रहा था। अब दोस्तों सतीश तो एक रिपोर्टर होता है और उसके पास एक स्पाई कैमरा भी मौजूद होता है, तो वो सर्वानंद और मणि की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद सतीश अपने चैनल पर जाकर उस पुलिस वाले की धज्जियां उड़ाने लगता है। मतलब कि पुलिस वालों से ये केस सॉल्व नहीं हो रहा तो वो लोग मासूम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखकर मणि और सर्वानंद बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। मतलब कि इन दोनों ने बेवजह उस पुलिस वालों को फंसा दिया। खैर अब उसी रात कातिर इन दोनों को लेकर किसी बार में जाता है और ये लोग यहाँ पर शराब वगैरह पीने लगते हैं। अब मणि को देखकर कातिर को अपना एक दोस्त याद आता है और उसका नाम होता है कुमार। कुमार और कातिर ये दोनों भी सेम इन दोनों की तरह ही रहते थे। तो अब इसी बातों ही बातों में कातिर कुमार के एड्रेस के बारे में बताने लगता है, उसके गांव के बारे में बताकर कुमार के बारे में भी और कुछ बातें बताता है। अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं कि सर्वानंद मणि से कहता है कि मुझे मेरे फादर के रिचुअल्स करने के लिए अपने घर पर जाना होगा और हाँ मैंने एक शौहर से बात की है, वो हमारे गहनों को खरीदने के लिए तैयार है। ये बात सुनने के बाद मणि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि सर्वानंद अपने गांव नहीं बल्कि कुमार के गांव जाता है। कुमार के घर पर जाकर वहाँ पर कुछ लोगों से पूछताछ करता है और सर्वानंद को ये बात पता चलती है कि आज से 25 साल पहले कुमार और कातिर ये दोनों ही किसी जमींदार के पास काम करते थे। उस जमींदार के घर पर भी चोरी हो गई थी और पुलिस वालों ने शव के तौर पर कातिर और कुमार को पकड़ कर ले गए थे, लेकिन उनके खिलाफ कुछ सबूत न मिलने की वजह से पुलिस वालों को उनको छोड़ना पड़ा। अब और भी ज्यादा पूछताछ करने पर सर्वानंद को उस जमींदार के बारे में पता चलता है। वो उस जमींदार के पास जाता है और वो जमींदार उसे बताता है कि ये तो 25 साल पुरानी बात है और उस वक्त बेवजह पुलिस वालों ने मेरे घर पर काम करने वाले एक नौकर को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस नौकर ने चोरी की होगी। और तभी सर्वानंद उस घर में एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखता है और ये देखकर उसके तो तोते उड़ जाते हैं। अब वहाँ से सर्वानंद अपने गाँव में आता है और मौका देकर वो अपने घर से उन गहनों को निकाल लेता है। खैर अब उसके 2-3 दिन बाद सर्वानंद फिर से चेन्नई आ जाता है। अब सर्वानंद को देखने के बाद मणि उन गहनों के बारे में पूछने लगता है, क्या तुमने उन गहनों को बेच दिया? तो अब सर्वानंद मणि को एक थियरी के बारे में समझाने लगता है, कोइंसिडेंस की थियरी। और इस थियरी को सर्वानंद ने किसी बुक में पढ़ा था। मतलब कि एक ही घटना उस खानदान में बार बार होने लगती है जब तक उसकी वो साइकिल ब्रेक ना हो जाए। मतलब कि यहाँ पर जो सर्वानंद ने चोरी का काम किया वही काम 25 साल पहले कातिर और कुमार ने किया। कातिर की बहन भी घर से भाग गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कातिर ने अपनी बहन को सपोर्ट किया और सेम सर्वानंद ने भी अपनी बहन की मदद की। और अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि सर्वानंद ने उस जमींदार के घर पर अपने माँ बाप की फोटो को देखा था। मतलब कि वो जमींदार उसका नाना होता है और 25 साल पहले कातिर और कुमार ने ही सर्वानंद के नाना जी के घर पर चोरी की थी और वो इल्जाम उन्होंने किसी दूसरे के ऊपर डाल दिया, मतलब कि उस नौकर के ऊपर, और चोरी के इल्जाम में बेचारा वो फंस गया। अब उसके बाद सर्वानंद अपने घर पर आकर अपनी माँ से अपनी नाना के बारे में पूछने लगता है और तब जाके उसकी माँ सर्वानंद को उसके नाना के बारे में बताती है कि ये लोग पहले बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, लेकिन इनके परिवार में कुछ लड़ाई होने की वजह से सर्वानंद के नाना ने सर्वानंद के माता पिता को उनके घर से बाहर निकाल दिया। अब ये सारा सब कुछ सुनने के बाद भी मणि को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। मणि तो सर्वानंद की बातें सुनकर हंसने लगता है और फिर से मणि सर्वानंद को उन गहनों के बारे में पूछने लगता है। तो सर्वानंद मणि से कहता है कि मैंने अपने पहले प्लान के हिसाब से उन गहनों को बस स्टैंड के लॉकर के अंदर छुपा कर रखा है। खैर अब उसके अगले दिन सर्वानंद ये देखता है कि उसके बगल में मणि नहीं है और सर्वानंद फौरन अपना पर्स ओपन करके उस लॉकर की रिसिप्ट को ढूंढने लगता है। तो वो रिसिप्ट उसके पर्स में नहीं होती। उसके बाद वो मणि को कॉल करने लगता है, लेकिन मणि का फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा था और तभी उसी वक्त सर्वानंद को लक्ष्मी की चेकनी चलाने की आवाज सुना देती है। जब सर्वानंद ऊपर जाकर देखता है तो लक्ष्मी की बेटी कविता ने अपने हाथ की नस काट ली थी। सर्वानंद फौरन कविता को हॉस्पिटल पहुंचाता है और इस चेन को ब्रेक करने के लिए सर्वानंद को एक आइडिया आता है। वो लक्ष्मी से कहने लगता है कि मैं कविता के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ और मुझे कुछ दहेज वगैरह भी नहीं चाहिए। अब ये जानने के बाद लक्ष्मी फौरन अपने भाई को कॉल करती है और ये सारी बातें बताती है, लेकिन उसका भाई तो उसे डांटने लगता है। और उसी दरमियान सर्वानंद लक्ष्मी के हाथ से फोन खींचकर कातिर से बात करने लगता है और उससे अपने नाना के बारे में बताने लगता है कि इसका नाना कौन है और उसके घर पर क्या हुआ था। और ये सुनने के बाद तो कातिर के तो होश उड़ जाते हैं और फिर वो शादी के लिए मान जाता है।
खैर, जब सर्वानंद वापस अपने रूम में आता है तो रूम में मनी बैठा होता है और इसी बातों में मनी उस बैग को ओपन करता है तो उसमें तो वो गहने ही नहीं होते। मतलब कि सर्वानंद ने इस बैग में गहने रखे थे और उसके बाद इस बैग को लॉकर में रख दिया था और इन्हीं गहनों को वापस लाने के लिए मनी लॉकर के पास गया था, लेकिन अब उस बैग में गहने नहीं होते। ये देखकर मनी सर्वानंद के ऊपर शक करने लगता है और अब इस तरह से इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। अब उसके बाद सीन फिर से कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सर्वानंद ने अब एक गाड़ी खरीद ली होती है और तभी उसकी गाड़ी में मनी आकर बैठता है। सर्वानंद मनी को देखकर कहता है कि सामने की सीट पर आकर बैठो। इस तरह से वो उससे आगे आकर बैठने के लिए कहता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ बातें पता चलती है कि सर्वानंद की बहन को एक अच्छी खासी बेटी पैदा हुई और उसी तरह से सर्वानंद ने कविता के साथ शादी भी कर ली, लेकिन सर्वानंद को अब तक वो गहने नहीं मिले थे। तो वो मनी के ऊपर भी गुस्सा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सच तो कुछ और ही होता है। ट्विस्ट की बात तो ये होती है कि मनी उन गहनों को लेकर अपने गांव वापस जा रहा होता है, लेकिन उस बस में मनी की बैग एक्सचेंज हो जाती है। मतलब कि वो गहनों वाली बैग कोई दूसरा आदमी उठाकर ले जाता है और उस आदमी के बैग को मनी उठाकर लेकर आता है और मनी ने यही बात सर्वानंद से छुपाने के लिए उसके साथ झगड़ा किया था ताकि सर्वानंद उसके ऊपर शक न करे। अब उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ हमें उस फैमिली को दिखाया जाता है जिसको वो गहनों की बैग मिली है। और दोस्तों, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी जमींदार के नौकर का बेटा होता है और यहाँ पर सर्वानंद भी मनी को अपने साथ रहने की इजाजत दे देता है और मनी भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।